गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के लिए फिजिकल केमिस्ट्री का कॉमन टॉपिक आज हम शुरू करने जा रहे हैं। गैसीय अवस्था या गैसीय स्टेट, जिसके पार्ट नंबर 1 की हम बात करने जा रहे हैं। तो आज एक नए टॉपिक की शुरुआत की है जिसका नाम है गैसीय अवस्था। तो ये तो आप सभी जानते ही हैं कि पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है। तो पदार्थ की अवस्था की बात करें, पदार्थ की अवस्था की अगर बात करें तो सामान्यतः पदार्थ 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था। ठोस अवस्था के अंदर जो कण होते हैं बिल्कुल ऐसे पास पास टे हुए पाए जाते हैं, यानी कि इनके अंदर कोई रिक्त स्थान नहीं होते। इनका आकार भी निश्चित होता है और आयतन भी निश्चित होता है। वो कण कैसे होते हैं? ठोस। जो द्रव के कण होते हैं उनके अंदर थोड़ी थोड़ी दूरी हो जाती है, यानी कि उनके अंदर रिक्त स्थान उपस्थित हो जाते हैं, यानी कि उनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। हम जिस पात्र में द्रव पदार्थ डालते हैं वो उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। और तीसरा, वे पदार्थ जो बहुत ज़्यादा दूरी पर पाए जाते हैं, जिनके अंदर रिक्त स्थान भी बहुत ज़्यादा मात्रा में होते हैं, जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, वो पदार्थ गैसीय होते हैं। और इन गैसीय अवस्था की हम बात कर रहे हैं कि पदार्थ मुख्यतः 3 अवस्थाओं में पाया जाता है: ठोस, द्रव और गैस। ठोस के अंदर कण बहुत अधिक पास पास होते हैं, जिनका आकार और आयतन दोनों ही निश्चित होता है। और द्रव पदार्थ वे होते हैं जिनके अंदर थोड़े रिक्त स्थान पाए जाते हैं, जिनका आयतन तो निश्चित होता है लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जिस पात्र में डालते हैं उसी का आकार ग्रहण कर लेते हैं। गोल गिलास में पानी डालोगे तो गोल दिखाई देगा, चौरस में डालोगे तो चौरस दिखाई देगा। और गैसीय अवस्था, जिनका आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। तो उसी गैसीय अवस्था की हम बात करते हैं। तो टॉपिक है हमारा गैसीय अवस्था। और गैसीय अवस्था के अंदर सामान्यतः जो गैस होती हैं वो 2 प्रकार की होती हैं, ठीक है। एक तो होती है आदर्श गैस। क्या होती है? आदर्श गैस। और एक होती है वास्तविक गैस। वास्तविक गैस। अब आदर्श गैस कौन सी होती है और वास्तविक गैस कौन सी होती है? तो आदर्श गैस वो होती है जो आदर्श गैस समीकरण का पालन करती है। हर ताप व दाब पर वो आदर्श गैस समीकरण का पालन करेगी, वो गैस तो आदर्श हो जाएगी। और जो हर टेम्परेचर और प्रेशर पर आदर्श गैस समीकरण का पालन नहीं करती, वो वास्तविक गैस होती है। वास्तविक गैस सिर्फ निम्न दाब व उच्च ताप पर लागू होती है। निम्न दाब व उच्च ताप पर ही आदर्श गैस का पालन करती है, वो गैस वास्तविक गैस होती है। तो हमारे पास आदर्श गैस समीकरण से संबंधित हम बात करें तो आदर्श गैस समीकरण, आदर्श गैस समीकरण और आदर्श गैस समीकरण को बनाने के लिए कुछ नियमों का पालन किया गया, कुछ नियम दिए गए। तो आदर्श गैस समीकरण के कुछ नियम हैं जिनके संयोग से बनती है। तो उन नियमों की बात करेंगे हम। आदर्श गैस समीकरण के कुछ नियम, इनकी बात करते हैं हम।
ठीक है, सबसे पहले आता है बोयल का नियम। क्या आता है? बोयल का नियम। और बोयल का नियम किसने दिया था? बोयल नामक वैज्ञानिक ने दिया, इसीलिए उसके नाम से इसका नाम पड़ गया बोयल का नियम। ये नियम कब दिया गया? 1660 ईस्वी के अंदर दिया गया, बोयल के द्वारा दिया गया। बोयल नामक साइंटिस्ट ने 1660 में यह नियम दिया और उन्होंने ये कहा कि टेम्परेचर को तो क्या रखना है हमें? स्थिर। तो अगर हम कहें कि इस नियम के अनुसार अगर टेम्परेचर को स्थिर रख दिया जाता है तो किसी गैस का जो आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हम ऐसा कहें कि बोयल नियम के अनुसार यदि किसी गैस या विलयन का या किसी गैस का टेम्परेचर स्थिर रख दिया जाए तो आयतन, उस गैस का आयतन दाब के क्या हो जाता है? व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। और व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के बटा में पी और इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी भी बराबर क्या आ जाएगा? के। यानी कि दाब और आयतन का जो गुणनफल होता है वो कांस्टेंट के बराबर होता है। तो इसके आधार पर हम इक्वेशन बना सकते हैं P1 V1 बराबर P2 V2। इस इक्वेशन के द्वारा हमें अगर दाब दिया है, ये दाब दिया है, ये आयतन दिया है, तो दूसरा आयतन हम पता कर सकते हैं। तो इस नियम के अनुसार ये कहा गया कि अगर टेम्परेचर स्थिर है तो आयतन का मान जो होता है, किसी गैस का जो आयतन होता है वो दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और अगर व्युत्क्रमानुपाती का निशान हटाएं तो के आ जाएगा, तो पी भी बराबर क्या हो जाएगा? के कांस्टेंट होता है। P1 V1 बराबर क्या होता है? P2 V2 होता है। तो इस तरीके से बोयल ने ये चीज़ बताई किसी गैस के लिए। अब देखिए, इसी नियम के अनुसार अगर हम अलग अलग टाइप के बक्कर बनाए, ये इक्वेशन प्राप्त होगी, क्योंकि ये इक्वेशन की हमें जरूरत पड़ेगी न्यूमेरिकल करेंगे तब। तो इस नियम के अनुसार अगर हम क्या करें, दाब और आयतन के मध्य यहाँ एक ग्राफ बनाते हैं हम, यहाँ पर तो दाब ले लेते हैं और यहाँ पर क्या ले लेते हैं? आयतन ले लेते हैं। तो दाब और आयतन के मध्य एक ग्राफ बनाते हैं तो हाइपरबोलिक टाइप का वक्र प्राप्त होता है। तो इस वक्र को बोला जाता है हाइपरबोलिक वक्र, या फिर इसको बोला जाता है समतापी वक्र। कौन सा वक्र? समतापी वक्र। क्योंकि जैसे जैसे आयतन में परिवर्तन होगा वैसे वैसे दाब में परिवर्तन होगा, दाब में परिवर्तन होगा वैसे वैसे आयतन में परिवर्तन होगा। एक को बढ़ाएंगे एक कम हो जाएगा, एक को बढ़ाएंगे एक कम हो जाएगा। इस तरीके से हमें प्राप्त हो जाएगा। मान लो हम एक वक्र इस तरीके से बनाते हैं, यहाँ पर तो हम ले लेते हैं P और यहाँ पर ले लेते हैं 1/V, यानी कि हम P और 1/V यानी कि आयतन का व्युत्क्रम के मध्य ग्राफ बनाएं तो हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। इस वक्र के द्वारा हमें एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। हम ये करें, यहाँ पर तो ले लें PV और यहाँ पर ले लें V, ठीक है। तो हमें इस तरीके का वक्र प्राप्त होता है अलग अलग टेम्परेचर पर। टेम्परेचर का मान लो इसका 120 केल्विन कर दूं, या इसका 300 केल्विन कर दूं, या इसको 400 केल्विन कर दूं, तो समानांतर रेखाएं प्राप्त होती हैं, ठीक है। तो यदि हम P और दाब और आयतन के मध्य अगर वक्र बनाएं तो समतापी वक्र प्राप्त होता है, हाइपरबोलिक टाइप का वक्र प्राप्त हो जाएगा। P और 1/V के मध्य वक्र बनाएं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होगी, और PB और P के मध्य वक्र बनाएं तो PB बराबर क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई जो रेखाएं
प्राप्त होंगी, वो अक्ष के समानांतर प्राप्त होंगी हमें। तो इस तरीके के ये 3 वक्र प्राप्त होते हैं। ये था बोयल का नियम, जिसके अनुसार हमने एक इक्वेशन निकाली। और मैंने कहा भी तो था आपको कि हमें ये न्यूमेरिकल करेंगे तभी ये इक्वेशन काम आएगी। और ये इक्वेशन जो थी वो बोयल के नियम के अनुसार ही थी। इक्वेशन तो थी वो बोयल के नियम के अनुसार थी। जैसे न्यूमेरिकल है, एक निश्चित ताप व 760 mm दाब पर एक गैस की एक निश्चित मात्रा का आयतन 74 सेंटीमीटर क्यूब है। मान लो ये बोल रहा है भी एक निश्चित, जैसे P1 मान लो उसको, तो कितना है 760 mm है, ठीक है। और इस टाइम आयतन क्या हो जाएगा B1, ये कितना हो जाएगा 74 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, 74 सेंटीमीटर क्यूब हो गया मान लो, ठीक है। यदि ताप पर दाब 740 mm कर दिया जाए तो गैस का आयतन क्या होगा। अब देखो एक दाब और दे दिया हमें, कितना दे दिया 740, ठीक है mm। और ये पूछ रहा है, ये बोल रहा है कि यहाँ आयतन कितना होगा या आयतन में कितना परिवर्तन होगा। अब देखो P1 तो 760 दे रखा है और B1 74 है और P2 क्या है 740 है। अब दाब पहले ज़्यादा था, अब दाब क्या हो जाए, क्या हो रहा है 760 से 740 हो रहा है, ठीक है ना। हमने नियम में ये पढ़ा था, ये व्युत्क्रमानुपाती होते हैं ना, जहाँ दाब बढ़ता है वहाँ आयतन कम होता है, जहाँ आयतन बढ़ता है वहाँ दाब कम हो जाता है। अब देखो P1 तो 760 था और P2 740, तो दाब क्या हो गया कम हो गया। सीधी सी बात है, दाब कम हो गया तो आयतन क्या आएगा ज़्यादा आएगा, क्योंकि दोनों व्युत्क्रमानुपाती में जहाँ दाब कम होगा वहाँ आयतन बढ़ेगा। तो इसको कर भी सकते हैं अपने इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग। देखो P1 का मान दे रखा है और B1 का मान दे रखा है, P2 का V2 निकालना है। जो निकालना है उसको इधर ले लो, जिसके साथ मल्टीप्लाई वो तो नीचे चला जाएगा और ये इधर जाएगा P1 इंटू में V1। अब V2 बराबर क्या जाएगा, देखो P1 का मान है 760, ठीक है, और इसका मान है 74, ठीक है, और इसका मान है 740। 10 से 174 से 74 कितना आ गया 76 आ गया, 76 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। आयतन निकाला है। देखो 760 पर तो 74 सेंटीमीटर क्यूब है, 740 ये कम हुआ है, 2 पॉइंट कम हुआ है, 2 पॉइंट ही बढ़ गया वहाँ पर। तो B2 का मान कितना आ गया 76 सेंटीमीटर क्यूब। भी ये बोल आयतन ऐसे नहीं पूछ रहा कि आयतन कितना है निकालो, आयतन नहीं पूछ रहा, लेकिन आयतन तो निकालना पड़ेगा ना। वो बोल रहा है कि आयतन में परिवर्तन बताओ, तो आयतन में परिवर्तन करने के लिए हमें B2 निकालना पड़ेगा। और आयतन में परिवर्तन B2 माइनस B1 करेंगे तो पता चल जाएगा 76 माइनस 74 कर देंगे, कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब देखो 2 ही तो 2 mm ही दाब कम हुआ और 2 mm ही आयतन बढ़ गया, तभी तो दाब और आयतन के मध्य अपने वक्र बनाया था। वो हाइपरबोलिक प्रकार का वक्र प्राप्त हुआ था कि एक में अगर चेंज करते हैं तो थोड़ा थोड़ा चेंज करते हैं तो थोड़ा थोड़ा दूसरे में भी चेंज होता है। तो ये था बोयल का नियम जो कंप्लीट हो गया। आदर्श गैस समीकरण पर कई नियम, आदर्श गैस समीकरण को बनाने के लिए कई नियमों को लिया गया है, जिनको संयोग करके आदर्श गैस समीकरण बनाई गई है। तो हमने एक नियम की तो बात कर ली यहाँ पर, आदर्श गैस नियम के अकॉर्डिंग बोयल्स नियम की तो बात कर ली। अब दूसरा नियम है चार्ल्स गे-लुसाक का नियम। चार्ल्स गे-लुसाक का नियम, चार्ल्स गे-लुसाक का नियम। चार्ल्स और लुसाक नामक साइंटिस्ट थे, उन्होंने मिलकर ये नियम दिया था। उन्होंने ये कहा था कि हमें क्या रखना है, दाब को स्थिर रखना है। उन्होंने ये कहा था कि हमें दाब को स्थिर रखना है और अगर किसी गैस का दाब स्थिर करते हैं
तो आयतन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ये चार्ल्स गै-लुसाक ने कहा था। हमें क्या रखना है, दाब को तो स्थिर रखना है, दाब को क्या रखना है, स्थिर रखना है, ठीक है। और दाब को स्थिर रखेंगे तो आयतन क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, यानी कि आयतन और टेम्परेचर एक दूसरे के समानुपाती होंगे। समानुपाती का निशान हटाएंगे तो KT आ जाएगा और V/T करेंगे तो क्या आ जाएगा, K आ जाएगा, कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। अगर V1/T1 करते हैं तो इधर आ जाएगा V2/T2, ये हो जाएगा V1/T1 और V2/T2। तो इस तरीके की इक्वेशन प्राप्त होती है जिसके अंदर कोई न्यूमेरिकल दिया हो तो मैं आयतन और टेम्परेचर की बात करेंगे हम। तो आयतन और टेम्परेचर या तो दो आयतन दे देंगे या दो टेम्परेचर दे देंगे, एक आयतन दे देंगे दूसरा आयतन पूछ लेंगे, या दो आयतन देकर एक टेम्परेचर दे देंगे दूसरा टेम्परेचर पूछ लेंगे। और टेम्परेचर का मान यहाँ पर केल्विन में रखा जाता है, 273.15 केल्विन निर्धारित होता है। यही टेम्परेचर हम काम में लेते हैं जब न्यूमेरिकल करते हैं। तो अब देखिए आयतन और टेम्परेचर के मध्य इसके आधार पर वक्र बनाया था इन्होंने, आयतन ले लिया और इधर ले लिया टेम्परेचर, और इसके मध्य वक्र बनाया तो वो इस प्रकार का वक्र प्राप्त हुआ था हमें, एक सीधी रेखा के रूप में प्राप्त हुआ था। और जो यहाँ पर क्या रखा था, स्लोप रखा था, और स्लोप था K/273.15, ये स्लोप रखा था। तो ये था चार्ल्स गै-लुसाक का नियम, जिसके अंदर सॉरी भाई यहाँ पे K नहीं है, V इनिशियल यानी इनिशियल आयतन को रखा। तो चार्ल्स गै-लुसाक का नियम जो ये कहता है कि दाब को स्थिर रखो, आयतन टेम्परेचर के समानुपाती हो जाएगा, और समानुपाती का निशान हटाएंगे तो KT आ जाएगा। V/T बराबर किसके बराबर होता है, K V1 और T1 V2/T2। V1 का मान दे दिया, V2 का मान दे दिया, T1 का मान दे दिया, T2 का मान पूछ लेंगे। और इस आधार पर आयतन और टेम्परेचर के मध्य वक्र बनाया, तो जिस एक सीधी रेखा में वक्र प्राप्त होता है हमें, और जिसका स्लोप जो होता है V0/273.15 के बराबर होता है। तो ये था गै-लुसाक का नियम या चार्ल्स गै-लुसाक का नियम, चार्ल्स गै-लुसाक का नियम। अब देखिए संयुक्त गैस समीकरण की बात करें अपनी, संयुक्त गैस समीकरण, संयुक्त गैस समीकरण, संयुक्त गैस समीकरण बनानी है तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, चार्ल्स और गै-लुसाक के नियम को दोनों को कंबाइंड करना पड़ेगा। चार्ल्स का नियम तो 1/P यानी कि ये बॉयल का नियम है कि आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। और ये कहता है टेम्परेचर के क्या होता है, समानुपाती होता है, तो ये चार्ल्स का नियम कहता है। तो दोनों को अगर मिला दिया जाए समानुपाती तो T/P हो जाएगा, और V बराबर KT/P हो जाएगा, और बराबर PV बराबर KT हो जाएगा। अगर दोनों को सम्मिलित किया जाए तो इस तरीके से आ जाएगा, जिसके अंदर हम इनको ऐसे रख सकते हैं, PV/T कर दें बराबर कांस्टेंट हो जाएगा, तो P1 V1/T1 बराबर P2 V2/T2। न्यूमेरिकल के लिए ये इक्वेशन बन जाएगी संयुक्त गैस समीकरण की, क्योंकि संयुक्त गैस समीकरण के अंदर अपने बॉयल और चार्ल्स दोनों के नियम को सम्मिलित कर देते हैं। बॉयल का नियम कहता है आयतन दाब के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और चार्ल्स कहता है आयतन टेम्परेचर के समानुपाती। दोनों को मिला दिया, समानुपाती का निशान हटाया, किया आ गया PV बराबर KT हो जाएगा। PV और इस KT को इधर ले आते हैं, बराबर K के बराबर हो जाएगा, तो ये P1 होगा, तो ये V1 होगा, ये T1 होगा, ये P2 V2 T2 हो जाएगा। 2 की वैल्यू दी होगी और
इसके अंदर तो 1, 2, 3, 4, 5 की वैल्यू दी होगी, एक पूछा जाएगा तो कैसे ही दे सकता है वो। तो ये न्यूमेरिकल के लिए इक्वेशन हमें प्राप्त हो गई। तो ये हमने 2 नियम की बात की और उनको सम्मिलित किया। आज तो इतना ही करेंगे, बाकी नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।